नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हमने अभी तक यहाँ पर अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के जो काव्य खंड से रिलेटेड चैप्टर्स थे उनमें हमने काफी चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 4 से 5 चैप्टर लगभग हमने पढ़ लिए हैं और बहुत अच्छे से उनके भावार्थ को समझा है और साथ ही उनसे जुड़े हुए पाठ, सभी चैप्टर से जुड़े हुए जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको भी हमने कर लिए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको जितने भी चैप्टर अभी तक हमने काव्य खंड में पढ़े हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि कोई भी डाउट अगर किसी भी चैप्टर से रहा हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और इसके बाद हमने आपका यहाँ पर एक व्याकरण से संबंधित भी सेशन जो है लिया है, जिसमें हमने व्याकरण में अलंकार जितने होते हैं वो सारे जो कुछ अलंकार मुख्य रूप से है उनको हमने यहाँ पर पढ़ा। तो अब हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं आपके आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड को, यानी कि अब हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका है इसमें आपका गद्य खंड और काव्य खंड दोनों ही दिए गए हैं। शुरुआत के जो चैप्टर्स थे उनमें हमने काव्य खंड संबंधित जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़े और अभी उसमें हमारे काफी सारे चैप्टर्स जो है शेष है जिनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें दोनों चीजें साथ में लेकर चलनी है। तो इसीलिए हम अब यहाँ पर गद्य खंड को भी स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका गद्य खंड है और काव्य खंड है इन दोनों में ही जो अलग अलग विधाओं में लिखे गए चैप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है, देखिए मैंने आपको बताया कि कई सारी विधाएं होती है। जैसे कहीं पर निबंध विधा होता है, तो कहीं पर यात्रा वृतांत होता है, कहीं पर संस्मरण होता है, कहीं पर रिपोर्ट होती है, कहीं पर आपका कहानी विधा में होता है, तो कहीं पर आपका अलग अलग तरह से यात्रा वृतांत के रूप में या अलग अलग तरह से आपके चैप्टर्स लिखे जाते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, यानी कि इसमें आप देखेंगे कि जो महादेवी वर्मा जी हैं इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी एक सेविका जो है उसके बारे में बताया है कि किस तरह का उसका एक तरह से उसका पास्ट कैसा रहा है और वो आज कैसी है और किस तरह का उसका व्यक्तित्व है, और ये सारी चीजें इसमें दर्शाई गई है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है जिसका नाम है भक्तन। अब देखिए चैप्टर का नाम भक्तन क्यों है ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। उससे पहले हम यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए इनका जन्म हुआ था 1960 फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में। और प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा ये इनके काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृत के स्वर ये इनके निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार ये इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। और जो ये चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, जो चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं भक्तन, ये इनका इसी जो साहित्य का जो ये पाठ इन्होंने लिखा है स्मृति की रेखाएं, इससे ये लिया गया है। जैसे कि मैंने कहा ये एक संस्मरण है जिसमें इन्होंने अपनी सेविका जो है उसका एक रेखा चित्र जो है, शब्द चित्र जो है यहाँ पर खींचा है। और काफी सारे पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि इन्हें इनके यामा संग्रह के लिए 1983 में दिया गया। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का भारती पुरस्कार, पद्म भूषण दिया गया 1956 में। और निधन इनका 1987 यानी कि 1987 इलाहाबाद में हो चुका था। और यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे जब हम आगे अभी हम इस चैप्टर को बुक से पढ़ने का रीजन ये है क्योंकि ये काफी लेंथी चैप्टर है और एग्जाम में जब आता है ना तो आपको अगर आपने चैप्टर को केवल एक बार पढ़ा है अच्छे से तो आप आसानी से इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है चैप्टर। तो एक बार इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद पाठ से संबंधित जो बातें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही व्यक्ति जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क में समुचित विकास पाया गया हो। देखिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर
जो इंसान जो समय के साथ चलता है, समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ चलता है, समय के साथ आगे बढ़ता है, वही क्या करता है, यहाँ पर एक तरह से सरवाइव कर पाता है, वही यहाँ पर रह पाता है, वही यहाँ पर जो समय के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, जो समय के अनुसार नहीं चलेगा, समय की स्थिति को नहीं पहचानेगा, वो काफी पीछे छूट जाएगा और फिर एक तरीके से फिर उसको जीवित कहना भी बेकार है। तो यहाँ पर हमने कहा जिसके हृदय और मस्तिष्क में समुचित विकास हो, जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित करने में सामर्थ्य हो। तो साहित्य सेवी, समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा जी की प्रतिष्ठा रही है और महात्मा गांधी जी की दिखाई गई राह पर इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और उन्हीं की शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में इन्होंने निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना भी की। देखिए कुछ चीजें हैं जो आप अगर याद रख सके तो अच्छा है। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभाकारी रचनाकार के रूप में थी और अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती तो अन्य 3 जैसे पंथ, प्रसाद और निराला, ठीक है, तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण वे एक अप्रीतम गद्यकार के रूप में भी उनकी चर्चा होती रही है। यानी कि जहां अपने काव्य के कारण, अपनी कविता लेखन के कारण वो एक प्रसिद्ध छायावादी कवि के रूप में जानी जाती हैं, तो वहीं अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के माध्यम से वे एक अप्रीतम गद्यकार के रूप में भी उनकी चर्चा होती है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उन्होंने प्रतिभा के अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय होती वो दिखाई दी। कविताओं में अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती हैं, तो अपने गद्य में उनकी गहरी सामाजिक सरोकार को स्थान दिया है। उनकी श्रृंखला की कड़ियां उस समय की एक अद्वितीय रचना है 1942 में जो उन्होंने लिखी थी। तो इस तरह से जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है और बाकी काफी सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखी गई है उनके बारे में, उसको आप पाठ्य पुस्तिका से पढ़ें। अब हम आते हैं मेन जो हमारा जो चैप्टर है उसके प्रतिपाद्य विषय पर, यानी कि क्या है हमारे इस चैप्टर में, क्या है हमारे इस पाठ में। तो जरा सा इसके प्रतिपाद्य विषय को पढ़ लेते हैं। तो भक्तन संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि स्मृति की रेखाओं से संकलित है, स्मृति की रेखाओं में संकलित है और इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उन्होंने जो उनकी सेविका है, ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि अतीत की रेखाएं जो इनका साहित्य है उसमें से लिया गया है, उसमें संकलित है और उन्होंने इसमें अपनी जो सेविका उनकी है उसके अतीत के बारे में और उसके वर्तमान के बारे में का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का एक बहुत ही सुंदर खाका खींचा है, एक बहुत ही दिलचस्प यानी कि इंटरेस्टिंग खांचा यहाँ पर खींचा है। उसके अतीत को और उसके वर्तमान दोनों को जब वो अपनी कहानी बताती है, अपने बारे में जब बताती है, तो उन सब का एक यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प खाका उन्होंने खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और उसने कर्मठ जीवन जिया। आज वो एक नौकर के रूप में यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ आने से पहले उसने कैसा एक संघर्षशील जीवन, स्वाभिमानी जीवन और कर्मठ जीवन जिया है। यानी कि इससे पहले उसने ये सब काम यानी कि नौकरों वाला काम तो उसने कभी नहीं किया। आप भी आगे पढ़ेंगे, चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चलने वाली है। और यहाँ पर ये भी बताया है कि कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं, जो पितृसत्तात्मक होती है, यानी कि जहां पर एक तरह से पुरुषों को ही जो पुरुषों का वर्चस्व होता है, यानी कि पितृसत्तात्मक मान्यताएं चलती हैं और कैसे ये छल और छद्म, छल यानी कि धोखा और दिखावे वाले भरे समाज में अपनी बेटियों के हक की लड़ाई वो लड़ती रही और उसमें कैसे हार कर कैसे जिंदगी की राह को आज उसने पूरी तरह से बदल लेने का निर्णय लिया है। यानी कि
अभी तक जैसे हमने बताया काफी संघर्षशील, काफी स्वाभिमानी, काफी कर्मठ जीवन उसने जिया है और इस पितृ सत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म से भरे समाज से लड़ती लड़ते आज उसने कैसे हार इसमें मान ली है और कैसे उसने जिंदगी को एक बिल्कुल पूरी तरह से जिंदगी की रास्ते को उसने एक तरह से पूरी तरह से बदल लिया है, पूरी तरह से मोड़ लिया है और कैसे आज वो यहाँ तक पहुंची है। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है और इसके साथ भक्तन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व में कई अनछुए, अप्रछन्न, प्रछन्न और आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। वो कहती है कि कैसे वो मेरे जीवन पर आकर छा जाती है और तो इस कारण लेखिका के व्यक्तित्व के भी कई अनछुए और प्रछन्न जो रूप है वो दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तन को खोना नहीं चाहती है। वो कहती है कि शायद ये मेरे व्यक्तित्व का एक ऐसा कोना है, एक जरूरी अंश है जिसको वो कभी खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितियों अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी। देखिए परिस्थितियों वो काफी ज्यादा अक्खड़ बन गई है, यानी कि अक्खड़ किसको कहते हैं, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना बहुत अक्खड़ किस्म का है, जिसको फर्क नहीं पड़ता किसी की फीलिंग्स से या किसी जैसे कहते हैं वो बिल्कुल अक्खड़, ऐसे साधुओं के लिए कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा अक्खड़ है, उसको फर्क नहीं पड़ता ना उसको ठंडे से, ना गर्म से, ना भूख से, ना प्यास से, ना दिखावे से, ना किसी की फीलिंग्स से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने अक्खड़पन में है, वो अपने मजे में, अपने आनंद में है। ठीक है ना। तो एक तरफ तो वो परिस्थितियों काफी ज्यादा अंदर से इस तरह है कि उसको सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है, ऐसी परिस्थितियों का जीवन भर उसने संघर्ष किया, एक अपने स्वाभिमान के लिए वो लड़ी, उसने किस तरह से अपने बच्चों के लिए एक तरह से लड़ाई लड़ी, लेकिन लास्ट में जब उसको हर तरफ से निराशा मिली, हर ओर से जब उसको निराशा मिली, हर तरफ से उसको छल कपट धोखा मिला, तो किस तरह से अब वो अक्खड़ हो गई है, कैसे उसने अपने जीवन का रुख पूरी तरह से बदल लिया है और इस कारण जो है अक्खड़ वो बन गई है, लेकिन वो महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी हुई भक्तन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी उसको पढ़ा जाना चाहिए कि किस तरह से एक स्त्री जो है उसने अपने जीवन में संघर्ष किया, उसके रूप में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर जैसे कि मैं अभी यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी सारे इसके प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और साथ ही एक पठित गद्यांश भी कई बार इस चैप्टर से आता है। लास्ट आप 5 इयर्स के सैंपल पेपर अगर आप उठाकर देख लेंगे तो आपको जरूर इस चैप्टर से गद्यांश भी मिलेगा और 1 या 2 प्रश्न तो ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं और मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और पढ़ना केवल अगर आप रीडिंग करके भी पढ़ लेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं कि आपने बहुत ज्यादा इस पर डीपली पढ़ना है या ऐसे, अच्छे से अगर आप एक बार समझ लेंगे, रीडिंग अच्छे से अगर आप चैप्टर की कर लेंगे और जो परिस्थितियां हैं उनको समझ लेंगे तो उसके बाद आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चैप्टर में ऐसा बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा है और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आकर उपस्थित हुई। तो ये पहला दिन है आज, जब महादेवी वर्मा के घर में भक्तन जो है वो एक नौकर के रूप में, यानी कि एक काम करने के लिए जो लोग आते हैं ना कि काम दे दीजिए हमें घर पर अपना कोई भी काम, और शहरों में ज्यादातर लोगों को जरूरत होती है क्योंकि वो खुद वर्किंग होते हैं, खुद काम पर जाते हैं, तो उनको हेल्पिंग अपने लिए एक हेल्पिंग हैंड जो है चाहिए होता है। ठीक है ना। तो वो बताती है कि जब पहली बार भक्तन उनके पास आई तो कद कैसा था उनका, देखिए जैसे मैंने कहा पूरा रेखा चित्र खींचा गया है। तो कद था, छोटा कद था, शरीर काफी दुबला था और अपने
पतले होठों के कोनों में, यानी कि बिल्कुल होठ काफी पतले से थे, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि होठ काफी पतले थे और उन होठों के कोनों में एक दृढ़ संकल्प था और छोटी छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी थी। और वो उसको लेकर जब वो पहली पहली बार लेखिका कहती है कि मेरे पास उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत गया है, यानी कि काफी टाइम, कहते हैं जैसे हम कहते हैं दशक बीत गया है, यानी कि 10 साल लगभग हो गए हैं या 15 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ लोग अच्छे होते हैं, अच्छे वर्कर होते हैं, जिनको परमानेंट रख दिया जाता है, तो फिर वो हमेशा साथ में रहते हैं और वो एक भरोसेमंद भी हो जाते हैं और फिर उनसे कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम इस तरह से नहीं होती। तो वो कहते हैं तब से आज तक एक युग का समय बीत गया है, यानी कि काफी टाइम बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पैच काका बताई, यह 50 बरस से संग रहित, इस हिसाब में मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 से भी अधिक आयु पार की। यानी कि वो क्या कहती है, जब उससे कोई कुछ भी प्रश्न करता है, ठीक है ना, उसके बारे में जब उससे कोई भी कुछ भी प्रश्न करता है, तो वो अपनी आंखों की आधी पुतलियों को गिरा देती है, यानी कि नीचे नजरें झुकाती है और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाए, यानी कि आंखें नीचे, ठुड्डी ऊपर, और विश्वास भरे कंठ से कहती है कि क्या क्या बताएं, 50 साल से तो तुम्हारे साथ रह रहे हैं। तो लेखिका कहती है कि 50 साल से अगर वो मेरे साथ रह रही है, अब देखिए ये सिर्फ कहने वाली बात है, कई जैसे मैंने बताया ना कि हम एक राउंड ऑफ कर लेते हैं कई बार चीजों का, अगर 15 साल है तो हम 20 साल बता देते हैं, अगर 20 साल है तो हम 30 साल बता देते हैं। तो इस तरह से चीजें चलती रहती है। अगर 7-8 साल है तो हम 10 साल बता देते हैं। तो ये आदत होती है एक राउंड ऑफ करने की। और कई बार जो है जहां पर हमें बहुत ज्यादा मतलब जहां पर हमें बहुत ज्यादा लगाव होता है या इस तरह की चीजें होती है, तो वहां पर तो ये चीजें बढ़ ही जाती है। तो वो कहती है कि यह 50 बरस से संग रहित है, यानी कि 50 साल से साथ में रह रहे। तो लेखिका कहती है कि अगर हम 50 साल से साथ में रह रहे हैं, तो इस हिसाब से तो मेरी उम्र 75 की हुई और भक्तन तो इसका मतलब ये 100 से ऊपर की है, ठीक है ना। तो इसका भक्तन को पता नहीं है, और इस बात का भक्तन को पता नहीं है कि वो कितने साल की है, कितने वर्ष की है। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेगी। वो कहती है लेखिका कि अगर उसे एग्जैक्ट पता भी हो कि वो कितने साल की है और वो कितने साल से मेरे यहाँ पर काम कर रही है, तो वो उस टाइम को एक भी रत्ती कम नहीं करना चाहेगी, बल्कि बढ़ा चढ़ा कर ही बताएगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ और वर्ष बीत जाने पर वो मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। और लेखिका कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ और साल मेरे साथ रही तो ये लोगों को बताएगी कि मैं 100 वर्ष से इसके साथ हूँ, ठीक है ना। और फिर शायद उसके हिसाब से 150 वर्ष की असंभव आयु मुझे भले ही क्यों ना ढूंढनी पड़े। यानी कि अगर वो ऐसा कह देती है कि मैं 100 साल से इसके साथ हूँ, तो शायद मुझे अपनी 150 साल की एक असंभव आयु को ढोना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब अगर 100 साल से वो मेरे साथ है तो मैं अभी 150 वर्ष की हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ तक तो जो भक्तन का परिचय यहाँ पर दिया। अब देखिए आगे इंटरेस्टिंग पंक्तियां और ध्यान पूर्वक सुने एक एक लाइन को। अब जैसे यहाँ पर ये वाला आप ये जो लाइन सुनेंगे ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है, और उसके बाद का जो पार्ट है कई बार जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है। और इसी जो यहाँ पर ये गद्यांश इतना हमारा दिया हुआ है, इसमें से कई बार प्रश्न आते हैं, तो जरा इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाले। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक शब्द दिया है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली।
भक्तन किसी अंजना के पुत्र न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अब देखिए यहां पर सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, ऐसा क्यों कहा है? देखिए जो दुनिया में सबसे बड़ा भक्त जिसको कहा जाता है वो है हनुमान जी। यानी कि वो कुछ भी करने के लिए, रामचंद्र जी के लिए कुछ भी, आपने देखा होगा कि एक बार क्या होता है कि जब ये पूरा का पूरा युद्ध मतलब खत्म हो जाता है रामायण का, मतलब जब सीता को ले लिया जाता है रावण से, तो उसके बाद अब रावण की मृत्यु हो चुकी है। अब लंका का राजा कौन बने? तो विभीषण जो है उसको लंका का राजा बनाया जाता है। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी से आप कुछ टाइम तक मेरे यहाँ रुकिए, आपने इतना अच्छा काम किया है, ये किया है, वो किया है, तो वो कुछ दिन आप यहाँ पर रहिए आराम से और उसके बाद फिर अयोध्या जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें तुरंत लौटना होगा क्योंकि हमारे 14 वर्ष का वनवास का समय खत्म हो चुका है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उपहार स्वरूप उन्हें काफी जो महंगी मोतियों की माला थी वो राम को पहनाई। अब राम को उन्होंने वो मोतियों की माला पहनाई तो रामचंद्र जी ने उस माला को जब धारण किया तो उन्हें बहुत पसंद आई। अब देखिए जो चीज हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो हम किसको देते हैं? जिनसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, ठीक है ना। अब जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगेगी हम किसको देंगे? जिनसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो उन्होंने उस माला को निकाला, उन्होंने कहा कि ये माला मुझसे ज्यादा सीता पर अच्छी लगेगी, सीता को ये माला जो है ज्यादा मतलब सीता पर अच्छी लगेगी। तो उन्होंने वो माला सीता को दे दी। अब सीता माता ने उस माला को पहना क्योंकि काफी ज्यादा महंगी भी थी और बहुत बेशकीमती जो है मोती उसमें जड़े हुए थे। तो उन्होंने उस माला को धारण किया और उसके बाद उन्हें हनुमान जी का ध्यान आया, क्योंकि आज तक जो भी हुआ था उसमें हनुमान जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था और परम भक्त वो थे रामचंद्र जी के। तो उन्होंने वो माला जो है हनुमान जी को दे दी, क्योंकि हनुमान जी को उनको वो लगता था कि वो उसके योग्य है, ठीक है ना। अब जैसे ही हनुमान जी को वो माला दी तो हनुमान जी ने क्या किया? उस माला का एक एक मोती तोड़ा, इधर उधर पलट कर देखा, फेंक दिया। फिर एक मोती तोड़ा, दांत से तोड़ा, फिर अंदर खोल कर देखा, फिर इधर उधर पलटा, फेंक दिया। इस तरह से उन्होंने लगभग जो है आधी माला तोड़कर फेंक दी और विभीषण जो है गुस्से में आ गए। विभीषण ने कहा कि आज देखिए, उन्होंने कुछ ऐसे कटु शब्द हनुमान जी से कह दिए कि तुमने एक बंदर की जो होती है ना क्रियाकलाप, क्योंकि बंदर को कुछ नहीं पता होता, वैल्यू नहीं होती उन्हें, जैसे आपने देखा होगा वो फल खाते भी हैं तो वो आधा तो फेंक देते हैं और तहस नहस कर देते हैं चीजों को। तो उन्होंने कहा आज तुमने अपना जो है एक बंदर होने का जो बात थी तुम्हारे अंदर वो तुमने दिखा दी। इतना बेशकीमती ये माला थी और ऐसे तुम तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि क्या करूं मैं इस माला का, क्योंकि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है मेरे राम। मेरे लिए हर वो चीज बेकार है जिसमें भगवान राम नहीं है, यानी कि जो मुझे राम तक नहीं पहुंचाती, जो मेरे लिए राम, जो राम की नहीं है, जो राम जिसमें राम नहीं है वो मेरे लिए महत्वहीन है, उसका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, भले ही वो कितनी भी बेशकीमती क्यों ना हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुम इतने बड़े भक्त हो, इतने बड़े राम भक्त हो। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने ये माला तोड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अंदर राम नहीं थे, इसके अंदर तुम्हें राम नहीं दिखाई दिए, इसीलिए तुमने ये माला तोड़ी। क्या तुम्हारे अंदर भी राम है? क्या तुम्हारे अंदर राम है? तुम भक्त होने का तो बहुत बड़ा दिखावा करते हो, या तुम भक्त बहुत बड़े भक्त बनते हो, क्या तुम्हारे अंदर भी राम है? तो उन्होंने कहा हाँ है। और उन्होंने सीना इस तरह से फाड़ा और राम का जो चित्र था अंदर वो दिखा दिया, ठीक है ना। तो तब से जो है हनुमान जी को रामचंद्र जी का परम भक्त माना जाता है, या दुनिया का सबसे बड़ा जो है सेवक या सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। तो यहाँ पर हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, कि आज तक लेखिका कहती कि मुझे कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूं या मेरे पास इस चीज की कमी है या ये है या
वो हमेशा भक्तन उनके पीछे खड़ी रहती है, उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए कहा है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से भी स्पर्धा करने वाली, यानी कि हनुमान जी तक का कंपटीशन है कि वो कोई ऐसी चीज है जो वो नहीं करती, ना करती हो, ठीक है ना। भक्तन किसी अंजना के पुत्र न होकर, यानी कि वो अंजना की पुत्र तो नहीं है, लेकिन एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, और नाम है लक्ष्मण। अब उसके आगे की बातें और ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से समझिएगा कि वो एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है और नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। अब देखिए गांव में जो होता है ना, नाम लेने का तरीका भी अलग होता है। जो नाम होता है उसको अपने लहजे में अपने तरीके से बोला जाता है, तो इसीलिए लक्ष्मी नाम जो है उसको बोला जाता है लक्ष्मण, ठीक है ना। तो लक्ष्मण बोला जाता है अर्थात लक्ष्मी। तो वो कहती है, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, ध्यान से समझिएगा, लेखिका कहती है कि जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है। अब लेखिका का नाम क्या है, कौन बताएगा मुझे लेखिका का नाम? लेखिका का नाम है महादेवी। महादेवी, महान है जो देवी, उसे कहते हैं महादेवी। उनका नाम है महादेवी वर्मा। तो वो कहती है जैसे मेरा नाम, कई बार होता है ना कि जो नाम होता है इंसान उसके अकॉर्डिंग होता नहीं, जैसा नाम होता है वैसा इंसान होता नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, कहावत भी है, आंख का अंधा और नाम नयन सुख, ठीक है। आंख से तो अंधा है लेकिन नाम उसका क्या है, नयन सुख, ठीक है। तो कई बार जो नाम होते हैं ना वो हमारे कर्मों पर, हमारे काम पर या हमारे व्यक्तित्व पर सूटेबल नहीं होते। अब जैसे लेखिका कहती है जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह है, यानी कि मैं महादेवी नहीं बन सकती, महान है जो देवी। जिस तरह से मेरा नाम मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती। ऐसे ही लक्ष्मी की जो समृद्धि है, जो भक्तन की जो कुंचित रेखाएं हैं, कपाल की जो रेखाएं हैं उनमें नहीं बन सकी। यानी कि नाम लक्ष्मी होने से कुछ नहीं होता, उन्हें आज तक वो सुख, वो वैभव, वो एक तरह से जो, क्योंकि लक्ष्मी जिसका नाम होगा तो समृद्धि उसके पास कितनी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि हर इंसान का जो नाम है वैसा इंसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे लेखिका ने अपने बारे में बताया कि उनका नाम महादेवी है, तो जरूरी नहीं कि वो महान देवी है, ठीक है ना। तो अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को अपने नाम का विरोधाभास, यानी कि कई लोग होते हैं जिनको अपना नाम पसंद नहीं होता, यानी कि वो नाम के जस्ट अपोजिट होते हैं। जिस तरह का उनका नाम है, नाम से बिल्कुल वो अपोजिट होते हैं। तो कई लोगों को इस तरह से अपने जीवन में अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तन बहुत समझदार है, इस मामले में जो है भक्तन बहुत समझदार है। वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती, क्योंकि उसको पता है कि वो उस लायक नहीं है, जैसा उसका नाम है वो उस लायक नहीं है। वो अपने इस समृद्धि सूचक नाम को, क्योंकि लक्ष्मी जिसका नाम होगा तो कैसा उसका व्यक्तित्व होगा, कैसा उसका घर बार होगा, परिवार होगा, क्या कुछ। देखिए ऐसा नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं था, वो सारी चीजें हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पर अभी आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग उसकी कहानी है, काफी संघर्ष उसने जीवन में किए हैं, काफी कर्मठ हो रही है और काफी अच्छा उसका परिवार भी था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो समय के टाइम के साथ बदलती जाती हैं, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, तो जिस कारण जो है पूरा जीवन बदल जाता है। तो यहाँ पर उसके साथ भी कुछ यही हुआ, लेकिन वो बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती है, यानी कि वो किसी को भी अपना जो रियल नेम है उसको नहीं बताती है। और वो कहती है कि लेखिका कहती है केवल जब वो नौकरी की खोज में आई थी। अब देखिए जब कहीं पर भी आप पहली बार अपने जॉब के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कैसे हैं, आप रियल में कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, वो चीजें सेकेंडरी वहां पर होती है।
सबसे पहले आपको अपने आप को दिखाना होता है, यानी कि रियलिटी वहां पर दिखानी होती है। आपका नाम क्या है, आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है, आपके अंदर क्या क्या गुण है, क्या कौशल है आपका, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है ना। वो चीजें आपको वहां सचमुच दिखानी पड़ती हैं, तभी आपको कहीं पर अपॉइंट किया जाता है। यानी कि आपके जो रियल आपके कौशल हैं, गुण हैं, नाम है, उसके हिसाब से आपको वहां पर सेलेक्ट किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन जब वो नौकरी की खोज में आई थी तब उसने ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ, ध्यान से समझिएगा, शेष इतिवृत्ति के साथ ये बता दिया था। यानी कि पीछे कुछ उन्होंने बताया कि आप जो है कभी भी, यानी कि वो कहती हैं कि प्रार्थना के साथ, यानी एक प्रार्थना किया कि आगे से, आज वो अपना रियल नेम बता रही है लेकिन आगे से वो इस नाम का प्रयोग उनके लिए कभी ना करें, ठीक है। तो इस तरह से उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो वो सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग करते। अब लेखिका कहती है कि अगर मेरे अंदर उपनाम रखने की होता है ना, अब जैसे आपका नाम अगर स्कूल में कुछ और है, अब तो खैर जनरली ये होता है कि बच्चों का नाम स्कूल में कुछ और होता है, घर में तो प्यार से उनको कुछ भी बुला दिया जाता है, उनकी मम्मी पापा की पसंद का, उनकी पसंद का, या दादा दादी की पसंद का। तो सबके घर के नाम अलग होते हैं और स्कूल के नेम अलग होते हैं, ठीक है ना। पर वो कहते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं थी कि मैं किसी का उपनाम रखूं, ठीक है ना। अगर वो कहती है शायद ये क्वालिटी होती तो सबसे पहले उसका प्रयोग मैं अपने ऊपर करती, क्योंकि मैं भी अपने नाम का विरोधाभास झेल रही हूं, क्योंकि मैं भी महादेवी तो हूं नहीं, ठीक है ना। तो वो कहती है कि फिर भी इस तथ्य को देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने उसके गले में कंठी माला देखी, वो कहती है कि जब वो आई थी तो उसकी वेशभूषा क्या थी, एक साधारण सी धोती थी, गले में कंठी माला थी जो तुलसी की माला होती है वो थी। और वो कहती है कि इसी चीज को देखकर मैंने तब उसका नाम, नया नामकरण किया भक्तन, जैसा एक कवित्वहीन नाम को पाकर वह भी गदगद हो उठी, और उसको भी बहुत अच्छा लगा ये नाम। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस चैप्टर के बारे में पढ़ी है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको काफी ज्यादा आनंद आया होगा इस चैप्टर की शुरुआत में। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पढ़नी है इस पार्ट में, और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है। और जैसे बार बार कह रही हूँ, चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, रुचि के साथ पढ़ेंगे, तो कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में सब कुछ खुद ब खुद याद हो जाएगा और आंसर्स भी आप आसानी से दे सकते हैं। तो घर पर जितना पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कीजिए, कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती है नेक्स्ट सेशन में क्लियर कीजिए। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।